एनर्जी को सेव कर पाए। तो गवर्नमेंट का ये टारगेट है कि जो हमारा डिमांड इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम मैनेज करने के लिए या उसको हम कंट्रोल करने के लिए हम जो है डिमांड साइड पे कुछ ऐसा काम करेंगे, कुछ चेंजेस करेंगे जिससे जो है हमारा लोड जो है या हमें जनरेटिंग पावर स्टेशन ना लगाना पड़े और हमारा डिमांड जो है मैनेज होता है। तो ये प्रोग्राम जो है यूरेडा करा रही है। यूरेडा एक बी की एजेंसी है। बी को आप तो जानते हैं, बी क्या है? BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। नहीं सुना आपने कभी? बी का लोगो तो देखा होगा आपने, रेफ्रिजरेटर में लगा रहता है, रेफ्रिजरेटर में एसीज में लगा रहता है ना, 5 स्टार का लोगो, ये वही बी है। उसका काम ये होता है, बी जो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर काम करती है। वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है। उनका ये काम होता है कि जहां पे भी एनर्जी इफिशियंसी पे काम होगा या एनर्जी कंजर्वेशन पे काम होगा वहां पे उसको काम को बी करेगी। यूरेडा क्या है? यूरेडा एक एसडीए है, उसकी एक ब्रांच है जो उत्तराखंड में बेस्ड है। ये हम ऐसे समझ सकते हैं। एसडीए का होता है कि स्टेट डेजिग्नेटेड एजेंसी है, उसको हम यूरेडा कहते हैं, उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। फिर हमारा जो ये प्रोग्राम है ये म्युनिसिपल डिमांड साइड मैनेजमेंट का है। थोड़ा सा हम यूरेडा के बारे में भी जानेंगे कि यूरेडा क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है यूरेडा। यूरेडा के बारे में ये जानते हैं कि जब उत्तराखंड जब बना 2002 में बना, फिर 2000 में बना, उत्तर प्रदेश से अलग हो गया। फिर उसके बाद यूरेडा को बनाया गया जुलाई 2001 में। यूरेडा को बनाने का मकसद क्या था? यूरेडा क्यों बनाया गया या बी को क्यों बनाया गया? जब 2002 में जब बी को बनाया जा रहा था तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर्स के पास ये डेटा आ रहा था कि हमारा जो है डिमांड जो है बहुत ज्यादा तेजी से इंक्रीज हो रहा है और उस डिमांड को मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम कन्वेंशनल सोर्स के ऊपर ज्यादा डिपेंड नहीं हो सकते। जो हमारे कोल के प्लांट हैं या हमारे जो ऑयल रिजर्वर है वो एक टाइम के बाद कन्वेंशनल सोर्स है वो खत्म हो जाएंगे। तो इस चीज के लिए कोई अल्टरनेटिव सोचना था कि हमें कुछ ऐसा सोर्सेज ढूंढना पड़ेगा जिससे हमारा जो डिमांड है वो कंट्रोल हो जाए। क्योंकि जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो पॉल्यूशन भी बहुत करते हैं, क्लाइमेट उसके वजह से बहुत इफेक्ट होता है। तो इस अल्टरनेटिव को सोचने के लिए एक एनर्जी एफिशिएंसी की टीम बनाई गई जिनका ये प्रपोजल था कि हमें ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी बनाना है। तो फिर हम ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी बनाए। फिर उसके बाद ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जब सेंट्रल गवर्नमेंट में बनाई गई तो वो यूरेडा बनाया गया स्टेट के लिए। तो हमारे स्टेट उत्तराखंड के लिए यूरेडा है, वैसे ब्रेडा जेरेडा वैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट है। इनका फंक्शन क्या होता है? यूरेडा का ये फंक्शन होता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट को सजेस्ट करेगी कि हमें उस लोकेशन पे या उस स्टेट में क्या क्या चेंजेस करने हैं, या हमें कहाँ पे कितने सोलर प्लांट लगाने हैं या हाइड्रो प्लांट लगाने हैं, कहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्सेज है। इसका जो सजेशन है वो हमें यूरेडा देगी। तो यूरेडा में जैसे आप देखते हैं कि रिन्यूएबल लिखा रहता है। अभी उत्तर प्रदेश बोले उत्तराखंड में अगर हम देखते हैं तो कहीं भी रिन्यूएबल एनर्जी पे कोई भी काम होगा तो उसको कौन मैनेज करे? कोई गवर्नमेंट एजेंसी होनी चाहिए जो रिन्यूएबल को मॉनिटर करे कि कितना रिन्यूएबल का सोर्स लगा या कितना रिन्यूएबल की कैपेसिटी है हमारे प्रदेश के लिए। यूरेडा को बनाया गया। फिर यूरेडा जो है बी की स्टेट डेजिग्नेटेड एजेंसी है, एसडीए है। ऐसा नहीं है कि ये यूरेडा जो है वो बी से बहुत अलग है। बी सेंट्रल के लिए काम करती है, यूरेडा स्टेट के लिए काम करती है, बस डिफरेंस यही है। अगर हमें कुछ चाहिए, अगर हमें रिन्यूएबल लगाना है तो हम यूरेडा से हेल्प ले सकते हैं कि हमें जेसीबी चाहिए। अगर ये जैसे नगर निगम है या छोटे ब्रांचेस हैं, यूएलबीज हैं, अगर उन्हें चाहिए कि मुझे सोलर प्लांट लगाना है या सोलर स्ट्रीट लाइट लगाना है या सोलर वाटर हीटर लगाना है, कुछ भी है, या हाइड्रो प्लांट भी लगाना है किसी को, तो वो किन के पास जाएगी? वो यूरेडा के पास जाएगी। यूरेडा उनको बताया कि हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। इसका हेड ऑफिस जो है यूरेडा का देहरादून में है और 13 डिस्ट्रिक्ट्स जो है उस सारे डिस्ट्रिक्ट्स में एक एक प्रोजेक्ट ऑफिस है, जैसे यहाँ पे भी हल्द्वानी में है। फिर यूरेडा का फंक्शन क्या है? ये रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करती है, फर्स्ट फंक्शन है। फिर ये गाइड करती है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी को। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में जानते हैं आप लोग? ये जैसे मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है एक डिपार्टमेंट है उनका, जिसमें जो है हम रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज को देखते हैं कि कहाँ पे कितना कैपेसिटी, हम उसको बढ़ावा देते हैं, हम उस पर पैसा खर्च करते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी जो है ना, रिन्यूएबल एनर्जी का कॉन्सेप्ट बहुत छोटा नहीं, ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत बड़ा है। इसके लिए ही इतना खर्च किया जा रहा है। गवर्नमेंट के पास आप देखते होंगे कि हर जगह से एम्प्लॉय को कट करते हैं। गवर्नमेंट बोलती है कि हमारे पास इतना फंड नहीं है कि हम दूसरी चीजों पे खर्च करता है,
लेकिन फिर भी इन चीज़ों में अवेयरनेस के प्रोग्राम में गवर्नमेंट पैसे खर्च कर रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका इंपॉर्टेंस उनको समझ में आता है, इसीलिए गवर्नमेंट उस पर खर्च कर रही है। तो इसीलिए एक हमारा जो है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का भी एक डिपार्टमेंट बना हुआ है जो इसको ही मॉनिटर करती है सिर्फ कि हम रिन्यूएबल पे कहाँ पे काम कर सकते हैं, कितने हमारी सोर्सेज हैं। इनकी जो बहुत सारी स्कीम चलाई जाती है, ये लोकल पंचायत पे, वॉलेंट्री और ऑर्गेनाइजेशन पे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे काम करती है। ये अवेयरनेस का प्रोग्राम, अच्छा आप लोगों को ये समझ में आता है अवेयरनेस का क्या काम होता है? अवेयरनेस जैसे ये चल रहा है एक अवेयरनेस का प्रोग्राम, अवेयरनेस का प्रोग्राम ज्यादा नॉलेज देना नहीं होता, जागरूक करना कि जो चीजें हो रही है या हमें पता भी है वो चीजें, हम उसको ध्यान नहीं देते, तो अवेयरनेस करेंगे तो हम उसको फॉलो करेंगे, या जो चीजें गलत हो रही है हम उसके बारे में जानेंगे कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो इसमें भी वही काम हो रहा है कि हम कैसे उन चीजों को चेंज करें। एक छोटा सा वीडियो है, आप उसको देखेंगे तो आपको थोड़ा सा ज्यादा बेटर समझ में आएगा। इंग्लिश में है लेकिन फिर भी वो सही है। ये छोटा सा वीडियो है। As the day begins, homes, offices, industries and farmers plug in various appliances. The demand for electricity steadily builds up. Later in the evening, as household lights and air conditioners are switched on, electricity demand starts going further and reaches a peak. The demand for electricity goes up and down, not just during the day. It can have a different pattern on weekends or on special occasions like festivals. Demand also varies according to seasons, weather conditions, geographic locations or lifestyles of people. In future, new technologies like electric vehicles may also change the pattern of demand. Or for that matter, even supply could vary if power is coming not just from conventional sources of energy, but also from renewable and intermittent sources like solar or wind. It is the duty of any power utility to meet the varying demand of its consumers at any instant of time. In case there is a gap, it must procure power from the market at additional cost, leading to higher tariff for consumers. Or if power is not readily available, it has to resort to load shedding. So then, how can a utility fulfill its responsibility of providing reliable and affordable power to its consumers? It can only do so through demand-side management, or DSM, a concept which helps to better manage demand by either reducing electricity consumption or shifting it from peak to off-peak hours. DSM opportunities can be identified through comprehensive load research. This involves understanding the load curve of a utility, mainly its patterns of daily and seasonal variations of demand, and the behavior of different consumer categories, essentially drawn from a consumer survey to know which loads are contributing to peak demand. In a consumer mix comprises domestic, agriculture, industrial and commercial sectors, the load research revealed significant seasonal variation. Monsoon months showed the least demand, followed by winter. The summer months from March to May were peak months, primarily because of the domestic load and the agriculture load of the Rabi season. The study also revealed different consumer behaviors. For example, the consumer survey found out that most of the small and medium enterprises energy inefficient motors with efficient ones. In agriculture too, the users are small and marginal farmers, majority using more than 10-year-old pump sets. In some cases, motors have been rewound more than 3 times. Based on these insights, the demand-side management
plan suggested a range of interventions. It encouraged industries to go for energy audits through a cluster-based approach, use energy-efficient motors, and explore the scope of demand response, meaning using IT-enabled services that allows industry to reduce consumption dynamically at the time of system peak and shift it to off-peak hours. For agriculture, the plan proposed promotion of energy-efficient pump sets and irrigation techniques and solar water pumping systems. In the domestic sector, the plan suggested wide adoption of energy-efficient air conditioners and LED lighting. Regulatory approvals. The concept of demand-side management in India is not new, but even today it is yet to pick up because of lack of proper metering and availability of digital records of granular data. However, demand-side management is a critical need of the hour, and indeed it is a win-win for all. It saves utilities from purchasing expensive power to meet demand. The consumers do not have to suffer power cuts. The government can deliver its promise of 24/7 power, and manufacturers can have a ready market for energy-efficient appliances. मेरा नाम मनोज कक्कड़ है और काफ़ी सारे एनर्जी ऑडिट में अभी कर चुका हूँ। 400-500 एनर्जी ऑडिट मैंने किए हैं और इनमें से कुछ ऑडिट बड़े स्टील प्लांट्स, पावर प्लांट्स, सीमेंट प्लांट, माइंस, इनके भी एनर्जी ऑडिट जो है मैंने किए हैं। तो हमारी एनर्जी सेविंग की अपॉर्चुनिटीज़ दिखती हैं जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में ऑडिट के दौरान जो हमने ऑब्जर्व किया है, और कुछ बेसिक चीज़ें जो आप सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी डिस्कशन के माध्यम से उसके बारे में हम और क्लैरिटी भी ले सकते हैं, और जो हमारे नॉलेज है उसका आदान प्रदान आपसे भी कुछ हम सीख सकते हैं। और जो इस स्लाइड्स में जो इंफॉर्मेशन है उससे भी आप लोग जो रिक्वायरमेंट जिस अभी वर्कशॉप में जो इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन की है, हम आपसे ये सूचना साझा कर रहे हैं, इसकी क्या आवश्यकता है उसके बारे में त्रिदिप स्लाइड एक बार बता दो। अच्छा, ये सब सैनिटेशन स्ट्रीट लाइट्स है। अच्छा, मेन पर तो हाँ लाइट भाई लगाने वाला नहीं है। हाँ तो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सर? मैं शाहिद अख्तर असिस्टेंट इंजीनियर हूँ, निर्माण खंड नैनीताल, PW से। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये जानकारी क्या देनी है, आपसे जो है विचार साझा करने हैं कि ये प्रोग्राम की जरूरत क्या है। ये प्रोग्राम जो है जिसको हम डिमांड साइड मैनेजमेंट बोल रहे हैं, इस प्रोग्राम को करने की आवश्यकता क्या है। एक्चुअली सबसे जो बड़ी आवश्यकता है इस प्रोग्राम को करने के लिए वो ये है कि हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां हमें अपने विकास की गाड़ी को भी दौड़ाना है और साथ साथ अपने पर्यावरण को भी बचाना है। और तीसरा जो काम हमें करना है वो ये है कि अपनी जो ऊर्जा की जो जरूरतें हैं उनको हम कैसे पूरा करें बिना अपने एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हुए। तो ये तीन चीजों को हम ध्यान लेके आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पर्यावरण की, तो इस प्रोग्राम की ड्राइविंग सीट पे पर्यावरण ही है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस का जो इम्पैक्ट है, जो उनका बुरा असर है, वो हम सब लोग देख रहे हैं। तो पहले ये कहा जाता था कि हम अपनी आने वाली पुश्तों को क्या विरासत देके जाएंगे। जो फिजिकल एसेट्स हैं वो विरासत जो है किसी काम की नहीं है अगर हम उनको रहने लायक पर्यावरण नहीं छोड़ते जाएंगे, वो सब चीजें बेकार हैं।
जो बेसिक प्रिंसिपल है लाइफ का कि जो स्वस्थ और प्रसन्न लोग हैं वही जीवन असल में जीते हैं। मानते हैं हम इस बात से? ये दो चीजों में सब चीजों का निचोड़ है। तो इन दो चीजों को प्राप्त करने के लिए और अपने आगे आने वाली पुश्तों के लिए हम छोड़ के जाने के लिए सबसे बड़ी चीज है कि उनके लिए ऐसा पर्यावरण छोड़ के जाएं जहां वो स्वस्थ रह सके। आज जो ग्रीन हाउस गैसेस का इम्पैक्ट हम देख रहे हैं, शहरों में पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। इवन अब मतलब भीमताल जैसे शहर में भी मुझे लगता है आप लोगों को फील होता होगा पोल्यूशन का इम्पैक्ट। चाहे वो दिल्ली जैसा नहीं है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे पोल्यूशन जो है बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वेस्ट डिस्पोजल की जो इशू है वो भी पर्यावरण को के लिए एक चैलेंज है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिश करती है कि वेस्ट डिस्पोजल का मैकेनिज्म ऐसा हो कि जिसका हमारे पर्यावरण पे असर ना हो। पॉलीथीन को बैन करना उसी का एक हिस्सा है कि इस तरह के पदार्थ जो कि हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं उनको हम कम से कम प्रोड्यूस करें। तो सबसे पहला स्टेप तो यही होता है कि हम लोग वेस्ट कम से कम जनरेट करें। तो पर्यावरण को बचाने के लिए दुनिया भर की जो सरकारें हैं अब वो उन सबको अपने अपने लेवल पे कमिटमेंट्स देनी पड़ रही हैं। ऐसे ही भारत सरकार ने भी कुछ कमिटमेंट्स दिए हैं और उन कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए जो भी कार्यक्रम चलाने हैं वो भारत सरकार चला रही है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के माध्यम से। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर काम करती है और ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो स्टेट के लेवल पे हर एक स्टेट में उन्होंने एक एजेंसी जो है वो नॉमिनेट की हुई है जो कि ऊर्जा संरक्षण के और वैकल्पिक ऊर्जा के जो विकास विस्तार के लिए जो भी कार्यक्रम है उनको स्टेट की इस एजेंसी के थ्रू चलाती है। और यूरेडा जो है वो उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी वो बी के जितने प्रोग्राम्स की इम्प्लीमेंटेशन है उसके लिए वो जिम्मेवार है। और ये जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं ये भी उसी का एक हिस्सा है। अब आप ये सोचेंगे कि इस कार्यक्रम से हम एनर्जी ऊर्जा संरक्षण को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो टूल होता है वो होता है इंफॉर्मेशन, सूचना। जब सूचना आप कोई भी डिसीजन लेते हैं अपने लाइफ में तो कुछ बेसिक इनपुट कुछ इंफॉर्मेशन के बेस पे लेते हैं। चाहे वो अपने फाइनेंशियल डिसीजंस हैं, चाहे बच्चों के एजुकेशन के डिसीजंस हैं, चाहे गाड़ी खरीदनी कौन सी है उसका डिसीजन है, घर में क्या फिटिंग लगानी है उसका डिसीजन है। इसी तरह एनर्जी कंजर्वेशन के लिए आपके पास जितनी भी हम यहाँ सूचना दे पाए उसका हमारा प्रयास है ताकि आप अपने अपने फील्ड में जो कि म्यूनिसिपैलिटी का फील्ड है जो कि लोगों की डिमांड को मीट करता है। आप लोगों की डिमांड को मीट करते हैं ना। कहीं बोलता है कि यहाँ स्ट्रीट लाइट लगनी चाहिए, यहाँ पानी की सप्लाई की यहाँ इशू है, यहाँ सड़क बननी है। तो ये सारी चीजें क्या है, अगर पब्लिक की डिमांड नहीं हो तो कोई भी प्रगति के कार्य नहीं होंगे। ठीक है ना। हमने अपने मोहल्ले में हाई मास लाइट लगवानी है या हमारे कोई यातायात से रिलेटेड इशू है, ये सारी जो है जो डिमांड्स हैं, इसलिए इसको प्रोग्राम को डिमांड साइड मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो डिमांड साइड मैनेजमेंट और एनर्जी एफिशिएंसी या एनर्जी कंजर्वेशन का क्या रिलेशन है उसके बारे में हम यहाँ सबसे पहले बात करेंगे कि जो हम एनर्जी के तौर पे चाहे वो डीजल है, पेट्रोल है और इलेक्ट्रिसिटी है, मैक्सिमम जो है इलेक्ट्रिसिटी का हम इस्तेमाल करते हैं डे इन डे आउट। हो सकता है किसी दिन हम डीजल गैस और कोई फ्यूल ना यूज करें, लेकिन कोई दिन ऐसा नहीं होता कि बिजली का इस्तेमाल ना करें। तो हम इस प्रोग्राम के जरिए जो डिमांड साइड मैनेजमेंट है उसके ऊपर बात करेंगे कि आप लोग नमस्कार जी
मैं के शर्मा जी सीनियर प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं और जो इस कार्यक्रम के ओवरऑल धरता है, और श्री गौतम जी जो तो यूरेडा के ऑफिशियल्स का मैं स्वागत करता हूँ इस वर्कशॉप में, और उनका बहुत बहुत धन्यवाद उपस्थित होने के लिए। और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूँगा अमित जी तो सबका स्वागत करें। और जी गौतम सर आ रहे हैं। तब तक आप बताइए और पिलोटी से भी कोई है? जी है मैम। आप पिलोटी भी करिए प्लीज सर। जल संस्थान चल लीजिए कोई नहीं है सर। बहुत सारे प्रोग्राम चला के और जो ऊर्जा संरक्षण और वैकल्पिक ऊर्जा का कार्यक्रम है उनको आगे बढ़ाते हैं। प्रमोशन ऑफ सोलर एनर्जी, तो रूफटॉप सोलर प्लांट लगते हैं उनको, उन प्रोजेक्ट्स को ये मॉनिटर करते हैं। जो स्टेट सब्सिडीज हैं उसके लिए भी कोऑर्डिनेट करते हैं। इसी तरह रूफटॉप सोलर हीटिंग प्लांट्स और हाइड्रो एनर्जी डेवलपमेंट जो डायरेक्टली बहुत सारे माइक्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स जो हैं उनको इंस्टॉलेशन करने में असेसमेंट आदि शुरू से लेकर आगे तक पूरे प्रोजेक्ट का आप लोग करते हैं। फिर विंड एनर्जी प्रमोशन, और उत्तराखंड में जो विंड एनर्जी है इसकी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं, क्योंकि विंड एनर्जी के लिए कंसिस्टेंट विंड फ्लो की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ वो ऐसा है नहीं, तो यहाँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटी इसके लिए नहीं है। प्रमोशन ऑफ बायो एनर्जी, जो बायोमास जो है इसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए, और जो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बी के प्रोग्राम्स को यूरेडा आगे बढ़ाती है। तो जितने भी पॉलिसी में डिसीजंस होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो बी के थ्रू कन्वे होते हैं एसडीएस को, उनको इम्प्लीमेंट करना वो भी यूरेडा के कार्य क्षेत्र में आता है। मैं थोड़ा सा उरेडा के बारे में बोलना हाँ बिल्कुल सर। हाँ जी। सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ इस कार्यशाला में आने के लिए। जैसा कि कक्कड़ साहब ने बताया, ये हमारे टेक्नोलॉजी पार्टनर हैं इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए। उरेडा के माध्यम से किन बिंदुओं पर, किन सब्जेक्ट्स पर प्रस्तुतिकरण देना है, क्या व्यवस्थाएं करनी है, उसके लिए ये उत्तरदायी हैं, हमारे सहयोगी हैं। जैसा आपने बता दिया है कि उरेडा द्वारा सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, हाइड्रो के क्षेत्र में और ऊर्जा संरक्षण, एनर्जी कंजर्वेशन के क्षेत्र में कार्य कराए जा रहे हैं, जागरूकता कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। जैसे ये जो वर्कशॉप है ये म्युनिसिपल डिमांड साइड मैनेजमेंट, यानी कि जो हमारे विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा की खपत हो रही है उसको हम कैसे कम से कम करके ऊर्जा के संरक्षण पे काम कर सके अपने विभिन्न क्षेत्रों में। जिन भी विभागों की हम बात कर रहे थे यहाँ पर, जैसे चाहे जल निगम, जल संस्थान, पीडब्ल्यूडी है, नगर पालिका है, चाहे हम वाटर पंपिंग करते हैं उसमें बिजली लगती है, या हम और कोई ऐसा किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं उसमें
बिजली की खपत है, अलग तरीके की मोटर लगी है, पंप लगे हैं। अगर वो पुराने हो गए तो बिजली की खपत बढ़ जाती है। तो जैसे आप सभी लोग आजकल जानते हैं, हमारे घरों में भी जो फ्रिज, टीवी सब आ रहे हैं, उसमें आप देखोगे स्टार रेटिंग आती है। तो वो स्टार रेटिंग 1 से लेके 5 तक आती है। तो जितनी ज्यादा स्टार रेटिंग उतनी वो संयंत्र बिजली की खपत कम करता है। तो पुराने उपकरण जो हो गए जिनमें स्टार रेटिंग नहीं आती थी, अब सोचिए कि उनकी जांच किसने करी, कैसे हमें पता है कि वो कितनी विद्युत खपत कर रहे हैं। और अगर 30 साल पहले वो 20 साल पहले लगे हैं तो मान के चलिए कि उनकी खपत वो इतने सालों में जितनी उसकी निर्धारित होगी उससे कई गुना बढ़ चुकी होगी। ऊर्जा की आवश्यकताएं हमारी निरंतर बढ़ रही हैं। उत्पादन के लिए जब हम कोशिश करते हैं तो उत्पादन के लिए वही बात आती है कि कोयले से उत्पादन होगा और तेल से। सबसे ज्यादा जो विश्व में उत्पादन होता है, कोयले की सीमा है, कितने समय तक हम जमीन से निकाल पाएंगे, दोहन जो एक उसकी है। तो उस हमारी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए एक तो सौर ऊर्जा है ही है, लेकिन जो हमारी वर्तमान में खपत हो रही है वो खपत बढ़े नहीं, कम से कम स्टेप जितनी है उतनी में रहे, या आने वाले समय में और ऊर्जा दक्ष उपकरणों को लगा के कम हो जाए। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए ये जागरूकता प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं। मैं आप लोगों से माफी चाहूंगा कि मैं लेट आया। दूसरा पुनः कहना चाहूंगा कि मेरे पास उधम सिंह नगर का भी चार्ज है, वहां पर मेरी 3 बजे से मीटिंग है। तो मैं आपसे परमिशन लेके अभी थोड़ी देर के कार्यक्रम के बाद ही फिर मुझे वहां भी जाना है। तो थोड़ा मैं और आपको डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा। हम जो कन्वेंशनल जो बिजली पैदा होती रही है वो सब जगह जो शुरू हुआ था वो कोयले के बेस में जो स्टीम जिसको कहते हैं कोल थर्मल पावर प्लांट, सबसे पहले वही शुरू हुए थे। हर जगह कोयले से ही बिजली बनती थी। धीरे धीरे बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने शिफ्ट किया न्यूक्लियर एनर्जी पे। तो उन्होंने जो है एटॉमिक पावर प्लांट लगाए और कुछ ने गैस की तरफ शिफ्ट किया। तो अब क्योंकि कोल बेस्ड पावर प्लांट जो है उसमें कार्बन एमिशन का इशू है, तो यूरोपियन नेशंस में कोल बेस्ड पावर प्लांट नए बिल्कुल भी नहीं बने और पुराने भी बंद कर दिए उन्होंने सारे। अब उनका जो मेन सोर्स ऑफ पावर था या तो आपका न्यूक्लियर एनर्जी और दूसरा था गैस बेस्ड। तो गैस बेस्ड पावर प्लांट और गैस बेस्ड पावर प्लांट के अलावा गैस उनके घरों में हीटिंग के लिए भी 90% गैस ही इस्तेमाल होती है जो इंटरनल हीटिंग के लिए यूज करते हैं। तो अब ये वॉर का क्या इम्पैक्ट हुआ कि यूरोपियन नेशंस ने स्टैंड लिया रशिया के अगेंस्ट। उन्होंने कुछ सैंक्शन लगाई, रशिया ने उनको सप्लाई बंद कर दी। अब वहां पर गैस की कीमतें अचानक ही 7-8 गुना बढ़ गई। अब आप देखो कि जो हम यहाँ बात कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ एनर्जी, अब जब बढ़ गई तो अब उनको हुआ गया कैसे यूजेज कम करें, कैसे अपनी डिपेंडेंसी पे कम करें। तो जो ऊर्जा सुरक्षा की जरूरतों की जब हम बात करते हैं तो उसके साथ भी इसका संबंध है। और जब कीमतें बढ़ती हैं तभी थोड़ा बहुत हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। डिमांड साइड मैनेजमेंट की हमने आपको ब्रीफ में बात किया कि डिमांड साइड मैनेज करके हम मेजर इंटरवेंशन कर सकते हैं जो एनर्जी कंजम्पशन को रिड्यूस करने में। वो उसके लिए क्या क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, किस तरह से कर सकते हैं, उसको हम अगली स्लाइड्स में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसमें जो यूटिलिटीज हैं, अब यूटिलिटीज में प्राइमरी जो आता है आपका डिस्कॉम्स और वाटर सप्लाई, सीवेज। तो यूटिलिटीज जो है वो मैक्सिमम पावर कंज्यूम करती है, इसीलिए डिमांड साइड पे अगर हम फोकस करेंगे तो हम अपनी एनर्जी को जो है वो कंजर्व कर सकते हैं और अपनी जो ऊर्जा की जरूरत वो है वो कम से कम एनर्जी के थ्रू पूरा कर सकते हैं। ये ग्लोबल एनर्जी सिनेरियो की हम बात करते हैं तो अभी देखो कि एशिया में जो 46% जो है वो एनर्जी कंज्यूम होती है पूरी दुनिया की, 46%।
और जो कार्बन एमिशन में हमारा कंट्रीब्यूशन है वो 55% है। तो एशिया रीजन जो है इसमें चाइना और इंडिया वो सबसे बड़े एनर्जी कंज्यूमर कंट्रीज हैं। उसका सीधा सीधा रिलेशन पॉपुलेशन, क्योंकि और दोनों हम विकासशील देश हैं, चाइना कुछ हद तक विकसित है। तो विकासशील देश होने के कारण हमारे पास जो अभी भी जो हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं वो पुरानी है, अभी हम लोग अपग्रेड नहीं कर पाए हैं। अपग्रेड कर रहे हैं, धीरे धीरे कोशिशें जारी है हर एक लेवल पे, और ये प्रोग्राम भी उसी एक कोशिश का हिस्सा है। लेकिन हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्राइमरी कंसर्न है क्लाइमेट चेंज का। तो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हम लोगों को अब क्लियरली दिखना शुरू हो गया। वो कैसे? एक्सट्रीम वेदर्स, मतलब अभी देखो दिसंबर आ गया है, मुझे भी मालूम है, आप तो यहाँ के लोकल हैं, मैं दिल्ली से हूँ, पर जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जितनी सर्दी इस समय साल में पड़ती थी उतनी सर्दी अभी है ही नहीं। मैं तो ये देखा हूँ कि दिल्ली से यहाँ कम ठंड है, दिल्ली ज्यादा ठंडा है। कोहरा लग रहा है, हो गया। हाँ, क्योंकि वहाँ धूप नहीं निकली इसलिए और ज्यादा ठंड है। लेकिन इसके अलावा जो असमय बरसात हो जाती है, जो बरसात आप 3 महीने 4 महीने के अंतराल में होती थी, आजकल वो 3 दिन में उतनी बरसात हो जाती है। वो किस काम की है? वो तो नुकसान ही करती है। लैंडस्लाइड्स हैं, फ्लड्स हैं, क्लाउड बर्स्ट हैं, ये सारे उसी क्लाइमेट चेंज का हिस्सा है। एक्चुअली देखा जाए तो पूरा यूनिवर्स है ना, अगर आप देखें तो इट्स ए बॉल ऑफ एनर्जी, एक ऊर्जा का बॉल है। अब इसमें क्या होता है कि जब हम मिसयूज करते हैं तो इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। तो कहीं टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है और कहीं बरसात बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ये इम्बैलेंसेस जो हैं हमारे क्रिएट किए हुए हैं, और नेचर की कोशिश होती है कि किसी तरह इन इम्बैलेंसेस को लेवल आउट करें। अब उस लेवल आउट करने के जो प्रोसेस में ये सब क्लाइमेटीज आती हैं कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो अर्थ को रहता है कूल डाउन होना चाहिए, ताकि ये जो प्लेनेट है जो ये रहने लायक है। नहीं तो टाइम नहीं लगेगा कि ये भी मार्स बन जाएगा किसी टाइम में। फिर जैसे टेम्परेचर राइज की हमने बात कर लिया, और इसका जो सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि हमारे जो डेवलपमेंट के जो यहाँ पर देखो आप, मेरे को लग रहा है कि उत्तराखंड स्टेट का एक बहुत बड़ा बजट जो है ना वो रोड्स को रिपेयर में जाता है। अब इसका कारण भी कुछ हद तक यही है, वेदर जो एक्सट्रीमिटीज है। अब जो हम बात कर रहे हैं कि फोकस जो है क्लाइमेट जो चेंजेस आ रहे हैं या जो वातावरण में जो प्रदूषण फैल रहा है और ग्रीन हाउस गैसेज है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि धरती का तापमान बढ़ रहा है। ये सब आप लोग जानते हो, जिसके लिए हमने चर्चा भी किया, और इसका इम्पैक्ट इतना भयंकर हो रहा है कि अगर ये टेम्परेचर और 2 डिग्री बढ़ गया तो ज़्यादा समझ नहीं लगेगा कि यहाँ पर रहना, मतलब अस्तित्व जो है मानव जाति का खतरे में पड़ जाएगा। तो इसको कंट्रोल करना ही फोकस है एनर्जी कंजर्वेशन प्रोग्राम का। और जब हम टेम्परेचर कंट्रोल की बात करते हैं तो आप ये देखो यहाँ क्या क्या मेथड्स हैं जो हम टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। जो हमारा टारगेट है कि 2 डिग्री टेम्परेचर हमको वापस कम करना है 2040 तक। तो सबसे बड़ा है एनर्जी एफिशिएंसी, कि हम कैसे एनर्जी एफिशिएंट होके और अपनी जो ऊर्जा की जो डिपेंडेंस है फॉसिल फ्यूल पर उसको कम करें। दूसरा फ्यूल और टेक्नोलॉजी स्विच, फ्यूल और टेक्नोलॉजी स्विच ये दोनों वैसे तो साथ साथ ही चलते हैं। फ्यूल स्विच मतलब अब जैसे गवर्नमेंट एक बड़ा प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट चला रही है हाइड्रोजन फ्यूल सेल का, तो मतलब फ्यूल स्विच करने की कोशिश हो रही है। हालांकि इलेक्ट्रिक कार्स का भी, इलेक्ट्रिक बसेस भी
पब्लिक ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिक से होगी, लेकिन फिर भी जो इंडिविजुअल मोबिलिटी है उसको इंश्योर किए बिना तो इकोनॉमिक ग्रोथ को सोचा नहीं जा सकता। तो वो अगर फॉसिल फ्यूल पे हमें अपनी जो निर्भरता कम करनी है तो क्या हमारे पास ऑप्शन है? फ्यूल स्विच, मतलब दूसरी तरह का कोई फ्यूल। अब इलेक्ट्रिक कार्स, हम इलेक्ट्रिक कार्स की बात करते हैं, लेकिन उनकी अपनी लिमिटेशन है। आप अपने पार्किंग की जगह तो मिलती नहीं है, तो ऐसी पार्किंग की जगह ढूंढनी जहाँ इलेक्ट्रिक चार्ज भी हो सके, मतलब थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं है। तो ये तो आप लोकली आप गए अपने स्टेट में कहीं इधर उधर जाना है भी, आप 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर, तो वो फुल मोबिलिटी नहीं देता आपको, वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देता। तो इसीलिए फ्यूल स्विच जरूरी है। और जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल है ये आपको सेम फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी देंगे अगर एक बार ये टेक्नोलॉजी जो है डेवलप हो गई, इजीली अवेलेबल हो गई और अफोर्डेबल हो गई। अगला है रिन्यूएबल्स। तो अगर आप यहाँ देखो तो सबसे आसान जो दो तरीके हैं वो यही हैं, एनर्जी एफिशिएंसी और रिन्यूएबल्स। तो हम अगर रिन्यूएबल पे, अब कई ट्रेन ऐसी हैं, अब उसके ऊपर उन्होंने सोलर पैनल लगाना शुरू कर दिया ट्रेन के ऊपर ही, ताकि कुछ पूरी पावर तो वो नहीं दे पाएंगे, लेकिन पावर का कुछ हिस्सा हम सोलर से ले सकते हैं। तो छोटे छोटे एफर्ट्स हैं। अब हम अपने घरों की जो लाइटिंग है उसके लिए तो बड़े आराम से सोलर पे डिपेंड कर सकते हैं। तो और इसी तरह जो स्ट्रीट लाइट्स हैं, आपके इरिगेशन पंप्स हैं, तो सोलर पंप्स आप लगा सकते हैं। इनफैक्ट जो सोलर पंप्स की हम बात कर रहे हैं, कई स्टेट्स में काफ़ी मास स्केल पे प्रोग्राम चल रहा है कि जो कन्वेंशनल पंप्स हैं उनको सोलर पंप से रिप्लेस करना, और उसी जो मैकेनिज्म से वो जो सरप्लस बिजली है उसको घरों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिकॉज सोलर पंप आपको दिन में अगर इरिगेशन की चाहिए 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे चाहिए, लेकिन आपके पास बिजली जो है 5.5 घंटे सोलर 5 से 5.5 घंटे अवेलेबल होता है। तो वो आप अपनी दूसरी नीड्स के लिए भी यूज कर सकते हो। उसके बाद न्यूक्लियर। अब न्यूक्लियर पे इंडिया ने थोड़ा शिफ्ट किया है, लेकिन अभी दुनिया भर में अब नए न्यूक्लियर प्लांट्स जो हैं वो नहीं बन रहे हैं, क्योंकि उसका मेजर कारण है कि उसका जो वेस्ट है, जो वो रेडियो एक्टिव मटीरियल है, उसका डिस्पोजल जो है वो बहुत मुश्किल है। अभी तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई है जो उसको उस वेस्ट को सेफली डिस्पोज कर सके। अभी तो सिर्फ जमीन में गड्ढे करके उसमें डाला जाता है। लेकिन अभी रिसेंटली लास्ट वीक अमेरिका ने एक डिफरेंट फ्यूजन प्रोसेस जो है वो डेवलप किया है, जिसमें कि ये वेस्ट डिस्पोजल का इशू जो है वो खत्म हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि वो टेक्नोलॉजी दुनिया भर में और दूसरे लोगों को भी अवेलेबल होगी। नेक्स्ट है कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। ये अभी टेक्नोलॉजी जो है वो अभी भी डेवलपमेंट स्टेज पे है, लेकिन है कि कई जगह जो कार्बन एमिशन है उसको जो पैदा हो रहा है, जो मेजर सोर्स है आपके पावर प्लांट, स्टील प्लांट यहाँ से, वहाँ से कैप्चर करके और उसको यूज करना, उसको दूसरे इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में यूज करना, ताकि वो एनवायरनमेंट में जाने की बजाय किसी यूज में उसको लगाएं। और फिर और दूसरे मेजर्स हैं जो कोशिश किए जा रहे हैं कि कार्बन एमिशन जो है वो कम किया जाए, ग्रीन हाउस गैस। आपको अगर ध्यान हो तो पहले जो हमारे एसी आते थे उसमें जो रेफ्रिजरेंट डलता है, गैस डलती है, वो 812 आती थी या 822 आती थी। वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट में और जो ओजोन लेयर डिप्लीशन में। तो वो बैन हो गया, बंद हो गया उसका यूज। तो ये भी अदर मेजर्स में जो इस तरह की जो चीज़ें हैं, इस तरह की जो जैसे अमोनिया यूज करते थे रेफ्रिजरेंट में, अब वो सब बैन है। मतलब अब ना तो कोई प्रोड्यूस कर सकता है इंडिया में और ना उसको बेच सकते हैं।
अब जो है दूसरे प्रोसेस आ गई हैं R123 और R123A। तो इस तरह के मेजर भी हैं कि ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कैसे काम करेगा। एनर्जी सोर्सेस फॉर ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, अभी जैसे मैंने आपको बताया मैक्सिमम अभी भी कोल पे डिपेंडेंस है, और इंडिया का जो खास तौर पे जितनी भी बिजली पैदा करते हैं 70% अभी भी कोल से ही होती है। लेकिन इसमें अब काफ़ी प्रोग्रेस हो रही है। पिछले 7-8 साल में बहुत सारे मेगा वॉट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स सोलर के लगने लगे हैं, जिससे कि धीरे धीरे इसके ऊपर जो अपनी निर्भरता जो है कम की जा सके। प्राइमरी कंसर्न यही है कि कार्बन उत्सर्जन कम हो उसके लिए। और उसके बाद बाकी जो है आप देखो उनका कंट्रीब्यूशन इतना नहीं है और लिमिट है, लेकिन जो रिन्यूएबल है अब ये काफी तेजी से इनका कंट्रीब्यूशन जो है ना बढ़ रहा है। अब हम एक छोटी सी बात जो हम सब जानते हैं कि जब भी हम कहीं सेविंग की बात करते हैं, अब यहाँ में एनर्जी सेविंग की बात करते हैं या पैसे की सेविंग की बात करते हैं, तो हम कहाँ फोकस करते हैं? पहले ये देखते हैं कि जो गैर जरूरी खर्च है उनको कम कर दो। फिर दूसरा हम देखते हैं कि हमारा सबसे ज्यादा खर्चा किस चीज में होता है, उसको कैसे हम मॉडरेट करें। तो यहाँ भी वही चीज हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मैक्सिमम एनर्जी कंजम्पशन होती है इंडस्ट्रीज में, पहले तो इंडस्ट्रीज में मैक्सिमम, और उसमें से भी जो मैक्सिमम होता है वो एयर कंप्रेसर, फैंस या पंप्स में होता है। और उनकी भी जो एनर्जी कंजम्पशन में से 40% जो एनर्जी है वो मोटर्स में। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि मोटर जो है हर एक फील्ड में, हर एक इंडस्ट्री में, हर एक घर में, हर एक प्रोसेस में मोटर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए मोटर्स में अगर हम एनर्जी सेव करेंगे तो जहाँ मान लो हमारे 40 करोड़ मोटर है, अगर हर एक मोटर में हमने एक यूनिट जो है एक दिन में बचा लिया तो आप देखो इसलिए फोकस एरिया जो इंडस्ट्रीज में है वो मोटर्स है, क्योंकि मोटर्स में मैक्सिमम, और उसमें एनर्जी लॉसेस, एफिशिएंसी डाउनग्रेड उसमें बहुत होता है। सेक्टर वाइज कंजम्पशन की बात करें तो जो मैक्सिमम कंजम्पशन है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में है 46%, उसके बाद 26% है आपका जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है। लेकिन वैसे तो सबको पता ही है, पर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में इलेक्ट्रिसिटी शायद नहीं होती, लेकिन वो भी एनर्जी का सोर्स है ना, जो पेट्रोल, डीजल, फॉसिल फ्यूल, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा इंपोर्ट बिल जो है वो फॉसिल फ्यूल ही है। हमारा जितना फॉरेन एक्सचेंज जो हम स्पेंड करते हैं फॉर इंपोर्ट, उसका 60-70% के आसपास जो है वो फ्यूल इंपोर्ट पे ही है। दूसरा जो सबसे बड़ा क्या है आपको पता है? सेकंड हाईएस्ट इंपोर्ट क्या है? गोल्ड। तो ये दो चीजें हैं जिन पे हमारा मैक्सिमम जो है इंपोर्ट जो फॉरेन एक्सचेंज स्पेंड जो है इसमें होता है। तो अगर ये फॉरेन एक्सचेंज या डॉलर्स में स्पेंड ना करना पड़े तब भी काफी चीज मतलब फर्क पड़ जाता है। लेकिन होता क्या है कि जितनी भी ऑयल एक्सपोर्टिंग नेशंस हैं वो अपना ट्रेड डॉलर में ही रखते हैं, तो हमें दो ही मार पड़ती है। एक तो ये कि वो आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट करते हैं मार्केट को एक्सप्लॉइट करने के लिए और कीमतें बढ़ा देते हैं डॉलर टर्म्स में। और दूसरा क्या होता है कि डॉलर्स की कीमत बढ़ रही है, तो जो हम जितने गैलन पहले एक्स डॉलर्स में लाते थे अब उसका 50% आ रहा है, क्योंकि
आप देखो 12 साल में डॉलर 42 से 82 पहुंच चुका है। तो ये इकोनॉमिक रीजन भी है कि हमें अपना ऑयल इंपोर्ट, फॉसिल फ्यूल पे हमारी डिपेंडेंस जो है हमें कम करनी है, एनर्जी एफिशिएंसी इसलिए हमें बढ़ानी जरूरी है। ये स्लाइड थोड़ा ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सा देखने में लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। और लॉरेंस यूनिवर्सिटी है, यूनिटी एक किसी पीएचडी स्टूडेंट की स्टडी है, और ये हमारी आंखें खोलने के लिए बहुत ही जरूरी है। मैं अपने लिए इस प्रोग्राम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड समझता हूँ। इसमें लेफ्ट साइड में हमें ये दिखाया है कि हम कहाँ से जो है एनर्जी लेते हैं। ये विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, हाइड्रो, सोलर, इसी तरह नेचुरल गैस, कोल, पेट्रोलियम, बायोमास। तो एक इसको 5,34,000 पीगा जूल्स, आप यूनिट्स को छोड़ दो, मतलब एक नंबर्स के ऊपर ध्यान दें, तो 5.3 लाख यूनिट्स अगर मान लें हम एनर्जी अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं इन सब सोर्सेस, उसमें से हम लोग कितनी एनर्जी एक्चुअली भी यूज कर पा रहे हैं वो है 2.1 लाख। बाकी सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो आप ये देखो कि जितना भी हम ऊर्जा दोहन कर रहे हैं, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो बायोमास है, चाहे फॉसिल फ्यूल है, उसका 60% हम लोग वेस्ट करें। लेकिन साथ साथ ये स्लाइड हमारे को ये बताती है यार हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हम अगर इसको 60% से 30% पे ले आए तो कितना फर्क पड़ता है। तो प्राइमरीली क्या हम खाली वेस्टेज को ही कंट्रोल करके जो है बहुत सारी एनर्जी बचा सकते हैं। ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की हमने बात किया, तो उसमें हम कैसे अपना कार्बन उत्सर्जन कम कर सकते हैं। सबसे पहला है और सबसे आसान है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर के बारे में जानते हैं आप लोग? कोई अगर जानता हो तो इसलिए इस तरह की वर्कशॉप जरूरी है। पावर फैक्टर जो है, अगर आप लोगों ने कभी अपना बिजली का बिल देखा है या म्यूनिसिपैलिटी का बिजली का बिल देखा है, कभी ध्यान से पढ़ा है, तो उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है? पर यूनिट कितनी रेट है और कितना हमने अगर अराउंड इस रेंज से इस रेंज में तो फैक्टर लगा देते हैं, वो अलग चीज है जी। पावर फैक्टर अलग चीज है। उसमें आप देखोगे तो उसमें एक पावर फैक्टर लिखा हुआ आता है अलग से। डोमेस्टिक के केस में वो पावर फैक्टर 1 लिखते हैं, क्योंकि वो पावर फैक्टर जो बिजली कंपनी वो खुद मैनेज करती है। लेकिन म्यूनिसिपैलिटी साइड में जो आपके पंपिंग स्टेशन है, जो आपके स्ट्रीट लाइट का जो कंसोल है, जहाँ से आप फीडर है, अगर वहाँ का जो आपका बिल देखेंगे ना, तो उसमें पावर फैक्टर क्या लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली क्या है पावर फैक्टर जो हमने देखा है, वो पावर फैक्टर जो आइडियल पावर फैक्टर है वो 1, लेकिन उसमें पावर फैक्टर कितना होता है 0.7, 0.4 तक भी देखा हमने। 0.8 तो बहुत कॉमन है। अब ये पावर फैक्टर का मतलब क्या है? ये पावर फैक्टर का मतलब है अगर आपका पावर फैक्टर लो है तो जो जितनी बिजली आप ले रहे हो, फर्ज करो कि यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, इसको हमें यहाँ से और वहां लेके जाना है। 3 लोग इधर से धक्का मार रहे हैं उसको, और एक जो है इधर से धक्का मार रहा है, तो क्या होगा कि 3 में से एक का एफर्ट 0 हो जाएगा। पावर फैक्टर भी
खर्चा होता है आपका स्ट्रीट लाइट पे होता है, जैसे तो हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। खासतौर पे यहाँ पर भी बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सोलर प्लांट पे आप शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अब जो सोलर पैनल्स की जो एफिशिएंसी है वो पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है, और कॉस्ट भी आप धीरे धीरे जो सोलर की है वो कम हो रही है। बीच में थोड़ी बड़ी थी, उसका कारण ये था कि गवर्नमेंट ने जो चाइनीज पैनल्स हैं उनके ऊपर ड्यूटी बढ़ा दी थी। उसका कारण यही था कि हम डोमेस्टिकली उसको बनाएं, वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को एनकरेज करने के लिए था। और काफ़ी सारे लोगों ने आगे आए हैं और काफ़ी सारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने सोलर पैनल बनाना शुरू कर दिए हैं। तो थंब रूल मैं आपको बताना चाहूँगा सोलर का कि 1 स्क्वायर मीटर जो एरिया है, 1 स्क्वायर मीटर का जो पैनल है वो 1 किलोवाट एनर्जी जनरेट करता है 1 घंटे। ये मोटा थंब रूल है। तो अगर आपने ये डिसाइड करना हो कि भाई मेरे पास रूफ एरिया कितना है, तो ये एक थंब रूल है कि जितनी देर उसके ऊपर सूरज पड़ता है, अब डिपेंड करेगा कि फिजिकल लोकेशन क्या है, शेडो किस तरह की है, तो लेकिन जितना शेडो फ्री एरिया हमारे पास है उस एरिया में थंब रूल यही कहता है कि 1 स्क्वायर मीटर एरिया विल प्रोड्यूस 1 किलोवाट ऑफ एनर्जी। ये सिंपल है, और इसको अगर आप दिमाग में रखेंगे तो मेरे ख्याल से एक ये पहला स्टेप हो जाएगा कि हम किस तरह से सोलर प्लांट्स को एनकरेज कर सकते हैं। कोई आपके पास आता है और मेरे ख्याल स्टेट गवर्नमेंट को स्कीम्स भी चला रही है, सब्सिडीज भी दे रही है। जैसे डोमेस्टिक सोलर प्लांट लगाने के लिए ना, हाँ जी, अपने घर पे लगाने के लिए जैसे हम घर की रिक्वायरमेंट, क्या रिक्वायरमेंट रहेंगी उसकी? क्या घर पे अगर हम सोलर प्लांट लगाते हैं, हाँ, और घर में जो हमारी स्ट्रेंथ है कि 6% है या 8% है, तो उसके लिए कितने किलोवाट तक का सोलर प्लांट लगाना है? देखो मैं सबसे पहले तो आप अपना बंदे कितने भी हैं, आप अपना बिजली का बिल उठाओ। अच्छा, बिजली का बिल उठा के आप पूरे साल की उसमें 2 साल की एंट्री कर लो। 2 साल में तो 1 साल के बिल की एंट्री करो, मंथ वाइज कितनी, तो आपको मान लो पूरे साल में 500 यूनिट या 1000 यूनिट इस्तेमाल पूरे साल, आप उसको 365 से डिवाइड कर लो, तो आपका पर डे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन आ गया। ठीक है ना, पूरे साल के बिल को टोटल करके कितने यूनिट कंजम्पशन है उसको 365 से डिवाइड कर दिया। तो 365 से डिवाइड करने के बाद आपको पर डे कंजप्शन मिल गया, मान लो आपका 3650 यूनिट कंजम्पशन 1 साल का, 1 साल तो आपको पर डे का उसमें कंजम्पशन निकलना है। तो अब पर डे की मान लो आपकी कंजम्पशन निकलती है 15 यूनिट, ठीक है। तो 15 यूनिट अगर आपकी कंजम्पशन निकलती है तो आप ये देखो कि आपके पास पूरे दिन में सूरज कितनी देर के लिए निकलेगा। अगर कहीं शेडो है तो कम होगा, कहीं पहाड़ आ गया तो उसके हिसाब से आपको ये बाहर निकलो, आपके जो यूजेबल छत का एरिया वहां पर सूरज कितने बजे आता है और कितने बजे छुपता है। तो एवरेज जो है वो 4 घंटे का समय आपको मिलेगा। उसके बाद क्या है, सूरज का जो इंसुलेशन है नीचे चले जाता है, तो जो मैक्सिमम पोटेंशियल जो है आपका 4 से 4.5 घंटे। तो आपका जो डेली का कंजम्पशन आपका जो था उसको 4.5 से डिवाइड कर, आपका वो प्लांट की कैपेसिटी फिनिश, और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। सर मेरी ये क्वेरी है, हमने ये सोलर एनर्जी को लेते हुए हमने सारे हमारे जो पंप थे ना हमारे एरिया में, हमने उनको सोलर पंप में कन्वर्ट कर दिया और ह्यूज अमाउंट लगा के कर दिया, लेकिन विद इन 1 ईयर वो सारे स्टॉप हो गए सर, वो चल ही नहीं पाए। सोलर एनर्जी का कुछ प्रॉब्लम ऐसे आ गया कि एक तो बहुत ज़्यादा जो उसकी मशीनरी है वो एक्सपेंसिव है सर। एक्सपेंसिव मशीनरी का सर हमने अपने उसमें 3 कोई गारंटी तो देते हैं, गारंटी देते हैं सर, 6 मंथ्स की वारंटी थी, थोड़ा रिपेयर कर गए, लेकिन हमने उसके बाद हमें क्या करना पड़ा कि उन सबको सोलर उनका जो पैनल था उनको हटा के
उनको फिर हैंड पंप में कन्वर्ट करना होगा। मेरे ख्याल से तो तो वो ये सिस्टम करना पड़ा उसको ना, हैंड सेल पंप से भी और सोलर से भी। मेरे को ये क्वालिटी का इशू है। मेरे को एक जानकारी नहीं थी आपसे। हाँ जी सर। दो प्रोजेक्ट में जानकारी। एक तो जैसे हमारा नगर परिषद क्षेत्र है, मेरे को कितना बिजली का बिल आता होगा? 17-18 लाख रुपया हमारा साल का प्लान। साल का बिल। अब हमारे पास जैसे ये ऑफिस का एरिया है और ऐसे ही हमारे पास बैंक्वेट हॉल है, पार्क है हमारे। दो सिस्टम की बात करूँ, एक तो ये कि इसमें सौर ऊर्जा से लाइट पैदा की जाए तो इससे स्ट्रीट लाइट बढ़ जाएगी। तो ये प्रोजेक्ट कैसे बनेगा, किससे बनेगा? दूसरा एक और था मेरा, दूसरा मेरा ये था कि जैसे हमारी एरिया है, अगर मान लो हम ये नहीं करते हैं, इसको ऐसे ही चले देते हैं और इन एरिया में हम सौर ऊर्जा पैदा करते हैं, जहाँ पर एरिया हो चाहे वो हर 500 मीटर को 600 मीटर को, तो जैसे लाइट जाती है, लाइट बिजली चली जाती है, तो हम उनको सौर ऊर्जा के कनेक्शन दे सकें व्यापारियों को। देखिए दो चीजें हैं। एक तो आप ये जान लो कि जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, ये पेरिशेबल आइटम। पेरिशेबल मतलब पैदा हुई, अगर आपने यूज नहीं की तो खत्म। पेरिशेबल का मतलब ये। तो इसको पेरिशेबल को आप जब कोई भी पेरिशेबल आइटम होती है तो उसको क्या करते हैं, स्टोर करने के लिए आप रेफ्रिजरेटर में डालते हैं ताकि ये लंबे समय। बिजली को आप स्टोर करने के लिए बैटरी में डालते हैं। तो वो तो कहते हैं आजकल विवाह ही भेज दे रहा था। मैं आपको बार पूछते तो एक तरीका तो वो है, दूसरा लेकिन वो तरीका जो है वो महंगा है क्योंकि बैटरी की कॉस्ट ज़्यादा है। इसलिए जब हम सोलर स्ट्रीट लाइट की बात करते हैं तो कभी कभी मैं उस चीज़ को एंडोर्स नहीं करता हूँ। कारण ये कि अगर आप कंपेयर करो कि एक 3 साल की बैटरी लाइफ मान के अगर आप चलो तो 3 साल की बैटरी लाइफ से आप कंपेयर करो कि आपकी टोटल कॉस्ट जो है वहाँ बिजली देने की क्या है, और उसको आप बिजली डायरेक्ट बिना सोलर के दो तो उसकी कॉस्ट को कंपेयर करोगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई खास फायदा आपको दिखेगा। तो इसलिए जो बेस्ट तरीका वो है वो यही है कि आप सोलर प्लांट लगा के आप वो बिजली जो है डिस्कॉम को दो और नेट मीटरिंग उसको बोलते हैं। नेट मीटरिंग करके आप अपनी बिजली की जो खपत है उसको कम करो। मान लो आपका जैसे 1 लाख यूनिट का कंजम्पशन है तो आप अपना जो सोलर प्लांट है डिपेंड करता है कितना एरिया आपके पास, और उसके लिए थंब रूल मैंने आपको बता ही दिया कि इस थंब रूल को इस्तेमाल करते हुए आप वो उससे बिजली प्रोड्यूस करो और डिस्कॉम को दो, अपना नेट मीटरिंग या आप अपना बिजली का खर्चा करो। सर अगर जैसे कोई पर्सनल लेवल पे भी इसको लगाना चाहता है, उसके पास लैंड अवेलेबल है, हाँ। तो सर प्लांट का क्या खर्चा आता है उस प्लांट को लगाने में? प्लांट लगाने का पर किलोवाट जो खर्चा है वो 70,000 के आसपास है, 60 से 70,000 के बीच में आता है। डिपेंड करता है क्या लोकेशन है, किस तरह का है। तो इसमें बैटरी भी, स्टोरेज के लिए बैटरी भी लगानी पड़ती है? बैटरी लगा सकते हैं आप, लेकिन वो फिर महंगा पड़ेगा। वो तो महंगा पड़ता है। तो डायरेक्ट सोलर पैनल से भी लाइट चल सकती है? देखो क्या है कि बहुत सारे सोलर प्लांट लगते हैं, हम तो अपनी उसमें का खर्चा करना है। क्या होगा, डिस्कॉम के साथ वो पावर परचेज एग्रीमेंट होता है। तो आपने मान लो 50 मेगावाट का प्लांट लगाया तो आप 50 मेगावाट अपने पर्सनल इस्तेमाल में जरूर कर नहीं सकते। लेकिन उस प्लांट को लगाने से पहले आपको डिस्कॉम के साथ बैठना पड़ेगा, एग्रीमेंट करना पड़ेगा कि भी हम ये प्रोड्यूस करेंगे। तो अब फॉर एग्जांपल डिस्कॉम जो है वो बिजली 7 रुपये यूनिट बेचता है, आप बोलो जी हम आपको 4 रुपये यूनिट देंगे, तो वो आपको लेकिन पावर परचेज एग्रीमेंट करना पड़ेगा कि डिस्कॉम आपसे बिजली खरीदेगा, क्योंकि आपके लिए तो इन्वेस्टमेंट होगी, बिजली पैदा होनी ही होनी है और वो होके आप कुछ कर नहीं सकते, वेस्ट है आपके लिए। तो जब तक आप डिस्कॉम के साथ पावर परचेज एग्रीमेंट नहीं करोगे, आप प्लांट पहले लगाने की सोचो। आपको बिजली कनेक्शन में रिबेट मिलती है ना, सुनो आपको बिजली के जो बिल आने से अगर मैं 100 हजार लगा रही थी उसमें भी रिबेट मिल जाती है। सर मेरा आपसे पूछना था कि ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना इस चीज करने की, ये प्रोजेक्ट किससे बनवाएंगे, किस विभाग से? प्रोजेक्ट से सर नगर पालिका अपने स्ट्रीट लाइट के लिए अपनी सोलर एनर्जी खुद प्रोड्यूस करना चाहती है। हमारे पास लैंड अवेलेबल है, हमारे पास, लेकिन हम मैंने आपसे किसको बताया ना कि आप प्रोड्यूस करेंगे तो आप प्रोड्यूस करके डिस्कॉम को बिजली दोगे ना। नहीं हम ये प्रस्ताव हम किस विभाग से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? स्कूल को ज्यादा में शासन भेजना होगा। ये वो बनाता है पीडब्ल्यूडी, एनएमडीडी बनाते हैं 3 साल में।
PWD बना था और उसमें हाँ वो लोग हमारे जैसे एजेंसी से हेल्प की। हमारे यहाँ शुक्ला जी हैं। शुक्ला जी इसमें हाँ जिसमें अच्छा, एक्सीडेंट इसमें हुआ। नहीं। नगर आते हुए जब अच्छे प्रैक्टिकल मेडिकल जो है हाँ हम जानते हैं, हमारी उनसे होती थी। तो आप जो है प्रोड्यूस करो और उनके साथ एग्रीमेंट करो, आप जितनी पावर प्रोड्यूस करो उनको तो वो बेसिकली वो बैलेंस आउट करने वाली बात है। अच्छा सर, इसमें कोई रेडिएशन वगैरह का प्रॉब्लम तो नहीं है? जैसे अगर हम इसमें बस्ती एरिया में लगा दें जहाँ पे लोकेलिटी है, रेडिएशन का प्रॉब्लम तो नहीं है ना कुछ? सोलर में कोई रेडिएशन नहीं, कहीं पे कोई ऑब्जेक्ट सोलर नहीं में सिर्फ आपको एक हमारा चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। बजट बन गया ना, हम समझ रहे हैं सोलर ऊर्जा का महत्व भी समझ रहे हैं और इसके फायदे भी समझ रहे हैं। तो हाँ जी। हमारा तो शासन को जाएगा तो किसी न किसी विभाग के माध्यम से ही बन के जाएगा। तो हम यही बेहतर और किसी तो विभाग के PWD आपके तो सारे प्रोजेक्ट PWD के थ्रू ही होंगे। हमारे सारे के शहर में हमारे पास बहुत एरिया, हमारे शहर में धूप भी अच्छी है, तो ठंड है। अच्छा, इसका भी कोई जरूरत क्या? कई जगह जैसे देहरादून में चल रहा है प्लांट और हमारे वहाँ हमारे शहर में धूप भी अच्छी है। हम्म। टाइम धूप का हमारे यहाँ सूरज निकलता है लास्ट टाइम इस पहाड़ पे तो सारी हमारी धूप है। और जिसने सोलर ऊर्जा घर पे भी लगा था सबके बढ़िया चल रही सोलर है। हमारे में तो जो क्या है सोलर पंप में थोड़ी प्रॉब्लम आई, गीजर लगाया है। वो तो सब और प्रॉब्लम भी थी। गीजर भी इसमें लगाया, अच्छी लग रही है। ये सोलर पंप हमारा अभी हमने हमारे मास्टर प्लान का हमारा चल नहीं सबसे सकता। कम धूप आती है हमारे शमशान घाट पे। मैंने 2 सोलर लगवाए वहाँ और इतना गर्म पानी आता कुछ नहीं। वैसे एक चीज है, ये आप डिबेट कर सकते हो। भाई तो हमारा साल भर का बिजली बिल तो कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं बैटरी का खर्चा एक- एक घर की मैं off-grid अगर होता है, बात करूं- on-grid होता है। एक घर में आप जो वाटर हीटिंग है वो आप कितने लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं? गर्म पानी मोटामोटी कितने लीटर इस्तेमाल? 250 लीटर 500 लीटर ऐसे। ठीक है ना। और उसके लिए बिजली कितनी खर्च होती है? अगर आप सोलर प्लांट नहीं लगाए कितनी मतलब आपने अगर सोलर वाटर हीटिंग नहीं किया तो कितनी बिजली खर्च होती है? आपका 1 किलोवाट या 1.25 किलोवाट का गीजर है, 3 घंटे आपने चलाया, 3 किलोवाट आपने, ठीक है। अब आप ये देखो कि आपने नेट गेन आपका 3 किलोवाट है, लेकिन अगर आपने सोलर प्लांट लगा लिया उसी जगह पे तो वो सोलर प्लांट पूरे दिन में सेम एरिया में आपको इससे 4 गुना बिजली देगा। वहाँ 3 किलोवाट और कहाँ 12 किलोवाट। हमारी तो खपत ही बहुत हो जाएगी ना, हम तब बेचेंगे जब हमारे जमा कितनी बचेगी। जो आप कह रहे अपने हैं होम्स पे लगाते हैं दो तरीके सोलर होते पैनल, हैं, एक ऑन ग्रिड एक ऑफ ग्रिड। अच्छा। नहीं तो ऑन ग्रिड में बैटरी आपके नहीं, साथ उसमें ईपीसी नेट जुड़ जाएगा। नहीं आप संजय वर्मा की है। ये ये तो मैं अपने हाथ से लिखता हूँ। भाई साहब आप फोटो खींचिए थोड़ा थोड़ा इधर इस साइड इधर से हाँ, हम बता दो फोटो में। हाँ सर, इंद्र कुमार कपिल जी।